हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में अपन मोस्टली 10th क्लास के एनसीईआरटी, जिसमें अपन ज्योग्राफी पे सबसे पहले डिस्कशन कर रहे थे। और जब अपन ज्योग्राफी पे जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें अपने 3 चैप्टर हो गए थे। और आज जो अपना चैप्टर है वो 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, बोले तो कृषि। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन कृषि पे डिस्कशन करेंगे कि कृषि क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। जो अपनी इस बुक में जो जितना डाटा दे रखा है अपन मोस्टली उस पर डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी अपन उसको भी गेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर डिस्कशन करेंगे कृषि एग्रीकल्चर क्या होती है। ठीक है, फिर उसमें इसके बाद में जो बुक में जो दे रखा है वो कृषि के टाइप दे रखे हैं कि निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, झूमिंग कृषि, वाणिज्यिक कृषि, है ना। उस पे सब पे डिस्कशन करेंगे कि वो सब क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और अगर उनके कुछ प्रॉफिट और लॉस होंगे तो अपन उस पर भी डिस्कशन करने वाले। फिर उसके बाद में कुछ मुख्य फसलें दे रखी है आपकी इसमें बुक में, जिनमें अपन मोस्टली चाय, कॉफ़ी, है ना, गन्ने पे बात करेंगे। इसके अलावा केले की फसल पे डिस्कशन करेंगे, जूट की फसल पे बात करेंगे, है ना, और गेहूं की हो गई, चावल की हो गई फसल, तो उन सब पे डिस्कशन करेंगे। फिर जो लास्ट में दे रखा है वो दे रखा है कि आधुनिक वैश्वीकरण का जो है वो कृषि पे क्या इफेक्ट होता है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में डेवलपमेंट पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो अपन डिस्कशन करेंगे वो मोस्टली कृषि और कृषि के टाइप पे वहाँ तक डिस्कशन करेंगे। फिर जब अपन नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे तो वहाँ पे अपन जो कृषि की जो मुख्य जो फसलें हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और जितना भी फिर चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है, कृषि क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा से, है ना। अच्छा, लैटिन, जब भी लैटिन लैंग्वेज की बात होगी तो ये साइंस की मोस्टली लैंग्वेज है। ठीक है, जब भी आप साइंस पढ़ते हो ना तो उसमें भी आपको लैटिन भाषा सुनते हो आप, है ना। लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। इसके अलावा और भी मतलब कहीं पे भी साइंस के जो 2 शब्दों को डिफाइन करना हो ना, उसको बांटना होगा ना, तो अपन मोस्टली लैटिन भाषा भी यूज करेंगे। ठीक है, तो लैटिन भाषा के शब्द एगर, और दूसरा है ना लैटिन भाषा के शब्द कल्चर से बना है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मोस्टली जो अर्थ होता है वो होता है कि भाई एगर का मतलब होता है जोतना, और होता है जोतने का प्रकार से, यानी कि एक ऐसी विधि जिसमें अपन जोत कर कृषि करते हैं वो क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अलावा अगर हिंदी में बात करूँ तो जो कृषि है ना वो कृषक या फिर जोतना, इन शब्दों से मिलके बनी है। कृषक यानी किसान, और जोतना यानी जोतने से, यानी एग्रीकल्चर ये हो गया है कि उसमें क्या करेंगे अपन, जोत की खेती की जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन, एग्रीकल्चर। फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, मतलब जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो ये जो एग्रीकल्चर है ना इसकी पूरी की पूरी एक प्रॉपर एक बुक चलती है ना, एग्रीकल्चर की, मतलब एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के नाम से एक बुक चलती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और फिर इसमें है ना एग्रीकल्चर की मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, करीब 10 से 15 आते हैं, तो सब ने अपनी अपनी एक अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। उतना डेप्थ में आप लोगों को जाने की जरूरत है नहीं, है ना। सब ने अलग अलग अपनी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, बट उसका जो मोस्टली होता है वो ये होता है कि भाई कृषि क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, पशुपालन होगा। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, उसमें खेती होगी और जोत के की जाएगी, यानी हल से खेती जोत के की जाएगी, तो वो किससे होगी, एग्रीकल्चर होगी। या फिर उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो होती है भूमि की उर्वरकता से संबंधित। ठीक है, तो इतना अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितनी अपनी काम की चीज़ें अपन उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो अब अपन बात करते हैं अपनी कृषि में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली बात होगी कृषि। अच्छा, फिर इसमें ये दे रखा है कि कृषि जो है ना एग्रीकल्चर वो कितने मतलब प्राथमिक क्रिया में आते हैं, तो अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई प्राथमिक क्रिया होते हैं। तो मोस्टली इकोनॉमिक की भाषा में अपन 3 प्रकार की क्रियाओं पे बात करते हैं। एक तो अपन बात करते हैं प्राथमिक, एक तो अपन प्राथमिक क्रियाओं पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं द्वितीयक, फिर अपन बात करते हैं तृतीयक। जो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसको अपन डिफाइन करते हैं, इसे मोस्टली अपन कहते हैं जो प्रकृति से संबंधित हो उसे अपन प्राकृतिक भी कहते हैं। और जो द्वितीयक क्षेत्र है हम उसे क्या कहेंगे, उसे वो विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, विनिर्माण क्षेत्र। क्या कहेंगे अपन, विनिर्माण क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का जो विनिर्माण क्षेत्र, और जो तृतीय क्षेत्र आता है वो आता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र।
सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इकोनॉमी की भाषा में अपन 3 क्षेत्र की बात करते हैं मोस्टली, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रियाएं होती हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, जो भूमि से मतलब प्रकृति से जो चीज़ें अपने को सीधा मिलेंगी वो चीज़ें वो किस क्षेत्र में आ जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र में। तो जैसे एक तो एग्रीकल्चर होगी, प्रकृति से अपने को डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, बिना किसी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होंगी जो अपने को क्या मिलेंगी, मतलब जैसे अपन माइनिंग करते हैं ना, खनन करते हैं, तो वो भी प्राथमिक क्रियाओं में आ जाएगी। मतलब जो चीज़ें अपने को प्रकृति से सीधी मिल रही है वो तो किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में, ठीक है। और फिर आता है द्वितीय क्रिया। तो जो प्राथमिक क्रियाओं में जो चीज़ें आएंगी वो द्वितीय क्रियाओं के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल होगा। इसका विनिर्माण यानी कि उद्योग और इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें होंगी वो कौन सी क्रियाओं में आ जाएगी, द्वितीय क्रिया में। इंडस्ट्री से संबंधित जो बातें होंगी वो कौन सी क्रिया में आ जाएंगी, द्वितीय क्रिया में, ठीक है। यानी कि इसमें जो प्राथमिक क्रियाओं से जो कच्चा माल मिला उसको अपन पक्का माल बनाएंगे, उससे अपन परिष्कृत करेंगे, तो वो विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मध्य जो संबंध स्थापित करता है वो अपना है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का मतलब होगा कि सर्विस सेक्टर का मतलब ये होगा कि इसमें सेवा से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो कौन से क्षेत्र में आ जाएंगी, सेवा क्षेत्र में। जैसे कि अगर परिवहन की बात करें तो ये भी किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। बैंकिंग किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा और बताओ जो सेवा क्षेत्र में आएंगे, बैंकिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, स्कूलिंग हो गया, है ना, और भी जैसे बीमा वगैरह क्या हो गया वो आ जाएगा, है ना। जितने भी से मतलब इन दोनों के, इसमें तो कारखाने आएंगे और इसमें जो प्रकृति से डायरेक्ट जो माल मिल रहा है वो आ गया, बच गया जो वो तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, अपना जो एग्रीकल्चर है वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि अपने को डायरेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, पृथ्वी मतलब एग्रीकल्चर अपने को पृथ्वी से डायरेक्ट मिल रहा है तो वो कौन सी क्रियाओं में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में। कौन सी क्रियाओं में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में। यहाँ पे लिखा भी होगा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे अधिकांश खाद्य उत्पादन करती है ना। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कच्चा माल भी पैदा करती है। मतलब जो कृषि में जैसे भाई चाय, कॉफ़ी है, मसाले हैं इत्यादि अलग अलग चीज़ों के लिए पक्का माल भी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, जूट से बनते हैं, है ना, और वो ऊन से बनते हैं, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, है ना, तो वो सब किसमें आ जाएगा, एग्रीकल्चर में, ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में। अब देखो कृषि के टाइप की बात कर रहे हैं अपन, कृषि के प्रकार की। तो मोस्टली जो आपकी किताब में जो दे रखा है वो 3-4 दे रखा है। एक तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरा फिर आता है इसमें झूमिंग कृषि, और तीसरा आता है गहन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रारंभिक। शब्दों पे गौर करो, प्रारंभिक यानी बहुत पहले की, जीविका यानी जीविका गुजारा भत्ता निर्वाह करने के लिए, और कृषि एग्रीकल्चर, ठीक, यानी बहुत पहले की कृषि और ऐसी कृषि जिसमें क्या हो, मोस्टली जीविका मतलब इतना उत्पादन हो जितने में अपना गुजारा भत्ता हो जाए, वो किस में आ जाएगा, प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि, है ना। जब इस कृषि के जब एग्रीकल्चर की जब अपन रिसर्च करते हैं, मतलब कि जो पुरातात्विक विज्ञान में जब अपन देखते हैं कि भाई अपने यहाँ पे कब कृषि हुई थी, कृषि के प्रारंभिक अवशेष कब मिले थे, तो मोस्टली जो कृषि के प्रारंभिक अवशेष मिलते हैं वो नवपाषाण काल में, है ना। नवपाषाण काल में, पाषाण काल, नवपाषाण काल आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस उसमें, हिस्ट्री में, है ना। जब टाइम पीरियड अपन डिस्कशन करते हैं तो पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इन सब पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो जो नवपाषाण काल था ना उसमें अपने को सबसे पहले एग्रीकल्चर के मिले थे, और वो भी अपन अगर इंडिया की बात करूँ मैं, भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर के प्रमाण कहाँ पे मिले, तो भारत में जो अफगानिस्तान वाला बेल्ट है ना वहाँ पे मिले थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हिंदुकुश की ओर आ जाए तब वहाँ पे मिले थे। फिर मध्य में इधर यूपी वाले क्षेत्र में मिले थे सबसे पहले, है ना। तो इतना तो आपको नहीं जाना, इतना तो आपको उधर मतलब 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल पर डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो नवपाषाण काल में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अवशेष मिलते हैं। और इस वाली कृषि में होता है क्या है ना, एक छोटा एरिया होता है, मतलब इतना मान लो ये अपना खेत है, ठीक है। अब इस खेत में उत्पादन करते हैं वो लोग, और उत्पादन इतना करते हैं कि भैया उससे क्या हो जाए, अपना घर का गुजारा भत्ता हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक तो प्रारंभिक तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है ना, आधुनिक चीज़ों का उपयोग नहीं होता, पुराने तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। और जो पुराने तरीके के जो बीज हैं उनका उपयोग होता है, आधुनिक बीजों का उपयोग नहीं होता, आधुनिक खाद का उपयोग नहीं होता, है ना। इसके अलावा इसमें जो श्रम की मात्रा हो वो, जैसे मान लो कि भाई खेत जो है ना वो 10 हेक्टेयर है, कितना है, 10 हेक्टेयर, और जो लोग हैं वो भी कितने हैं, 10 है। तो ये 10 के 10 खेत में काम करने जाएंगे, है ना। मतलब जितनी श्रम की आवश्यकता होती है ना उतनी उससे ज़्यादा ही श्रम है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके अलावा इसमें वही प्राचीन तरीके से एग्रीकल्चर किया जाएगा, प्राचीन तरीके से उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, प्राचीन तरीके से सब कुछ प्राचीन तरीके से। तो उत्पादन कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि प्राचीन तरीके से कर रहे हैं, सिंचाई के भी वही पुराने साधन को यूज करेंगे, हल वगैरह भी पुराने तरीके से यूज करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, प्रारंभिक निर्वाह कृषि। तो देखो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में की जाती है, मोस्टली यहाँ ट्राइबल इलाकों में की जाती है, ठीक है।
इसके अलावा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े पे की जाती है, और आदिम कृषि यानी पुराने औजार के लकड़ी के मतलब पुराने आदिम तरीके से, आदिम का मतलब होगा प्राचीन तरीके से, है ना। आदिम का कई बार अपन किसी को मतलब गाली के तौर पे यूज करते हैं कि ये तो आदि मानव है ना। तो वो आदि मतलब वो उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ, तब उसे क्या देते हैं, मतलब आदिम तरीके से, प्राचीन तरीके से जो चीज़ें की जाती हैं वहाँ पे यूज होता है सब आदिम, ठीक है। तो आदिम कृषि औजारों का उपयोग करते हैं इसमें। अच्छा, भूमि का जो एरिया होगा वो छोटा ही होगा भाई, 100-200 बीघा जमीन थोड़ी ना लेंगे वो। अगर 100-200 बीघा जमीन होगी तो एक आधे को निपटा के भी अच्छे आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है। अब जमीन ही 1-10 बीघा है तो उसको क्या ही निपटाएगा बेचारा, ठीक है। तो आदिम निर्वाह कृषि औजारों से प्राचीन तरीकों से, अच्छा इसमें खुदाई करने के लिए वही छड़ियों प्रयास समुदाय श्रम की उपयोग होते थे, और जो प्राकृतिक उर्वरकता के फसलों उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। मतलब मोस्टली प्राचीन तरीके से आधुनिकता का कुछ भी यूज नहीं होगा। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है आप लोगों को, इसमें 3 बातें याद रखनी है। एक, प्राचीन तरीके से। दूसरी, अधिक श्रम की मतलब जितनी की आवश्यकता नहीं होती उससे ज़्यादा श्रम है ना, अनावश्यक है, ठीक है। और तीसरी, उत्पादन क्या होगा, कम होगा, और जो आधुनिक चीज़ों का यूज होगा नहीं है, ठीक है। फिर इसी का एक पार्ट आता है झूमिंग कृषि, मतलब इसी का एक पार्ट है झूमिंग कृषि। अब देखो झूमिंग कृषि क्या होती है, मोस्टली ये जो झूमिंग कृषि है ना वो ट्राइबल इलाकों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, ट्राइबल इलाकों में। ट्राइबल इलाके बोले तो जो जनजातीय क्षेत्र है ना वहाँ पे की जाती है। तो जनजातीय क्षेत्र में जाहिर सी बात है जनजातीय करेंगे, आप और मैं तो जाएंगे नहीं वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए, है कि नहीं है। तो जनजातीय क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वो उस कृषि का नाम है झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि है, झूमिंग कृषि। इसे कर्त दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्त दहन कृषि भी। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें ये होगा कि भाई जैसे मान लो कि आदिवासियों का एक इलाका है प्रॉपर, ठीक है। सपोज दैट कि अब इसमें होता क्या है कि इसमें मान लो कि जैसे मोस्टली ये पर्वतों पे की जाती है, पर्वतों और पठारों पे की जाती है। वहाँ पे भी जो समतल भूमि हो ना पर्वतों और पठारों पे, तो वहाँ पे की जाती है। वहाँ पे मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़ पौधे होंगे, तो ये क्या करते हैं, इस वाले इलाकों को, इतने इतने जंगल को क्या करेंगे, साफ करेंगे। इसे क्या करेंगे, जलाएंगे, और क्या करेंगे, इसे साफ करेंगे। अब ये जला लिए तो इसकी जो राख होती है वो इसी में मिला देंगे। जब राख मिलाएंगे तो इसमें पोटास की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जो मिट्टी के थोड़े बहुत जो पोषक तत्व है ना उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उत्पादन के लिए क्या होगा, सहायक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ये होता है झूमिंग कृषि में, भाई एक पर्टिकुलर एरिया को वो जंगल को साफ करेंगे, जलाएंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो छोटे छोटे एरिया को भी अगर ऐसे साफ करने लगे ना तो एक बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाता है, पर्यावरणीय समस्या। मतलब अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर हुए तो वापस तो यहाँ पे ये करेंगे नहीं, इस जगह को छोड़ के वो वापस दूसरी जगह चले जाएंगे। इस जगह को छोड़ के क्या चले जाएंगे, वापस दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भूमि का टुकड़ा खराब हो गया। अब ऐसे ही भूमि के ऐसे बहुत सारे टुकड़े कराएंगे तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। हालांकि इतने लोग नहीं है जितना इन्होंने मतलब माहौल बना रखा है, बट एक कह सकते हैं अगर अपने को कहीं पे भी इनको वो हानि नुकसान लिखना हो तो अपन तो कहेंगे कि भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही, बट उतना बड़े स्तर पे नहीं पहुंचाती। हालांकि इनके अगर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती तब ये बहुत बड़े इलाके को क्या करते, प्रभावित करते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही जलाएंगे, काटेंगे और खाएंगे और फिर दूसरी जगह वापस चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। कौन सी प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। तो देखो जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उन पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं, है ना भाई। भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। इसके अलावा मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है और किसान ऊपरी भूमि के टुकड़े को स्थानांतरण हो जाते हैं, यानी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। फिर कृषि के लिए दूसरी भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं और उससे प्रकार के स्थानांतरण कृषि की प्रक्रिया और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। यानी एक बार यूज किया फिर उसके बाद में दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे यूज करेंगे, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से बोला जाता है ना। भारत में भी बहुत सारी जगह हैं जिसे अलग अलग नामों से बोला जाता है, विश्व में इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बोला। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली अपने को 4-5 नाम याद रखने। अगर मैं भारत की बात करूँ तो उत्तर पूर्वी जो भारत है ना उसमें इसे झूम कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत जो है ना उसे झूम या फिर झूमिंग कृषि, झूम या फिर झूमिंग कृषि कहा जाता है। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, पामलू कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। एक तो अपने लिए दीपा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार याद रखो और छत्तीसगढ़ याद रखो। दूसरा अपने लिए इंपॉर्टेंट है झूम वाला, है ना। झूमिंग कृषि कहाँ पे हो जाती है, तो उत्तर पूर्वी भारत में होती है, ठीक है। पामलू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसे दूसरा नाम क्या है, कर्तन दहन प्रणाली। क्यों कहते हैं, ये आप लोगों को बात समझ में आएगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी भाई कर्तन दहन प्रणाली क्यों कहते हैं इसे एग्रीकल्चर को, तो तुम बता दोगे।
अरे बता दोगे ना, बोलो भाई बताओगे कि नहीं बताओगे, अरे बता दोगे ना, है ना। फिर इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका, वही मैक्सिको वाला क्षेत्र, वहां पे इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिल्पा। कौन मिल गया भाई, मैक्सिको में मिल गया, ज़ूमिंग कर से मिल गई, ठीक है। फिर वेनेजुएला में इसे कौन को कहते हैं, ब्राजील में इसे रोका कहते हैं। ब्राजील में क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। ब्राजील में क्या कहते हैं, रोका। मध्य अफ्रीका में मैसोलो, और इंडोनेशिया में लदांग। इंडोनेशिया में क्या कहेंगे, लदांग। वियतनाम में इसे रे कहेंगे। तो 3 नाम याद रखना, मिल्पा मध्य अमेरिका मैक्सिको में, ठीक है। इसके अलावा रोका ब्राजील में, मध्य अमेरिका के जस्ट मतलब एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दूसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन है, मध्य वो मैक्सिको है, तो वहाँ पे तो मिल्पा कहेंगे। नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में इसे रोका कहेंगे। फिर आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसे लदांग कह देंगे, और वियतनाम में इसे क्या कह देंगे, रे कह देंगे। इसके अलावा ये वाला नाम झूम कृषि कहाँ पे कहेंगे, उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पे कहेंगे झूम कृषि, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। और दीपा कहाँ पे कहेंगे, दीपा कहाँ पे कहेंगे, अंडमान निकोबार या फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अंडमान निकोबार याद रखना, अंडमान और निकोबार में कहाँ पे कहेंगे, इसे दीपा कहेंगे। मणिपुर वाला पामलो याद रखना, ठीक है। फिर भारत में भी इसे विभिन्न प्रकार की कृषि की खेती अनेक नामों से जाना जाता है। देखो मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या कहे, बेबर या फिर दहिया। दहिया नाम इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में क्या नाम है, दहिया। कोई पूछे कि भाई दहिया कहाँ पे कहेंगे, तो मध्य प्रदेश याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आंध्रा में इसे पोंडू कहेंगे, पोंडू या फिर पेंडा। उड़ीसा में इसे जो कहते हैं वो पामाडाबी कहेंगे, या फिर कोमान कहेंगे, बरीका कहेंगे पश्चिमी घाट में, कुमारी कहेंगे। अच्छा कुमारी जाहिर सी बात है, कन्याकुमारी नीचे वाले इलाके में मिलता है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो अंतिम छोर है ना, वहाँ पे कन्याकुमारी है, तो इससे मतलब घाट वाला तो एक ही नाम है ना, तो वो कन्याकुमारी, कुमारी याद रखना, ठीक है। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरी या फिर वालर कहेंगे। राजस्थान में इसे या तो कहेंगे वालर, वालर भी कहते हैं इसे, या फिर इसे वालरी कहते हैं ना, वालर या फिर वालरे। कहाँ पे कहेंगे, राजस्थान में। कहाँ पे कहेंगे, राजस्थान में। राजस्थान में वालर या फिर वालरे कहेंगे। और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहेंगे, और झारखंड में कुरवा कहेंगे, और वहीं उत्तर और पूर्वी प्रदेश में वही झूम। तो आपके लिए 4-5 नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर पूर्वी भारत का, वहाँ पे झूमिंग कृषि कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मध्य अमेरिका हो गया, वहाँ पे मिल्पा हो गया, नीचे थोड़ा और आ जाएंगे तो रोका हो जाएगा, वियतनाम में चले जाएंगे तो लदांग हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 नाम याद रखना बस। और ये अंडमान निकोबार वाला दीपा, ठीक है। ये था इसका इंपॉर्टेंस। अब देखो आगे डिस्कशन करते हैं अपन, और आगे आ गया वो ये, फिर ये कहानी दे रखी है, ये देखो मतलब इसमें बता रखा है कि कैसे वो लोग कृषि करते हैं, पढ़ लेना तुम लोग। ये देखो इस भूमि के टुकड़े को साफ कर दिया, फूंक दिया यहाँ पे, है ना, और फिर बना दी यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, कृषि कर दी, ठीक है। अब दूसरी है गहन जीविका कृषि। अब इसमें नीविका जो निर्वाह वाला है ना, वो नाम हट गया है, ध्यान रखना, ठीक है। गहन जीविका कृषि, अब इसमें क्या होगा, वही खेत तो अपना अभी भी क्या है 10 हेक्टेयर है, खेत क्या है 10 हेक्टेयर, पर अब इसमें क्या होगा ना, एक तो बायो फर्टिलाइजर का यूज होगा, मतलब जो जैव खाद है ना उसका यूज करेंगे ये। अच्छा जैविक खाद का अगर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। तो उत्पादन है ना, उत्पादन क्या होगा भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जैविक खाद का यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जैविक खाद का यूज करेंगे। जैविक खाद का यूज कर रहे हैं तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसके अलावा वही श्रम में इसमें क्या चाहिएगा, गहन चाहिएगा, ज़्यादा श्रम चाहिएगा, क्योंकि उत्पादन। अच्छा इसके अलावा कहाँ पे किया जाएगा, अपन एग्रीकल्चर इसलिए कर रहे हैं, इससे भाई मोस्टली अपन एग्रीकल्चर दो कारणों से करते हैं। एक तो अपन एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं कि अपना एक गुजारा बता, 2 टाइम की अपने को रोटी मिल जाए, ठीक है। दूसरा अपन एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं कि अपने को क्या हो, पैसे कमाने के लिए है, यानी वाणिज्यिक खेती करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये जो है ना गहन जीविका कृषि, यानी जीविका कृषि में भी क्या हो गई, गहन। अगर जीविका कृषि होती तो केवल उत्पादन उतना होता कि अपन घर परिवार चला ले, लेकिन इस जीविका में अपने को गहन करना है, तो अपन कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब बायो फर्टिलाइजर यूज करो, आधुनिक बीजों का यूज करो, तभी इसमें क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई HPY बीजों का यूज करो, तभी इसमें क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके लिए 2 शर्तें हैं, एक तो बायो फर्टिलाइजर यूज करो, दूसरा जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो बीज है ना HYV उनका यूज करो, तभी उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा। और आधुनिक तरीके से कृषि करो, ठीक है। और अच्छा अब कृषि कर ली, कृषि क्यों कर रहे हैं कि मार्केट में डिमांड होगी कृषि की। मार्केट में डिमांड कब होगी, जब पॉपुलेशन क्या हो, जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। तो जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो वहाँ पे ये कृषि की जाएगी, ठीक है। 3 बातें याद रखना, एक तो जहाँ पे अत्यधिक कृषि मतलब जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे ये कृषि की जाएगी, गहन निर्वाह कृषि।
इसके अलावा इसमें जैविक खादों का यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें जो HYV बीज है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज है ना, उनका यूज करेंगे। ठीक है, 3 बातों का याद रखना। और फिर उत्पादन क्या होगा इसमें ज़्यादा होगा, चौथी बात। ठीक है, ये 3-4 बातें याद रखना, ताकि आपको अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, डेफिनेशन आ जाए या फिर कुछ अंतर वगैरह पूछे तो आप लिखने के काबिल रहो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव क्या हो, अधिक हो। अरे होगा कि नहीं। इसके अलावा इसमें श्रम गहन खेती है, श्रम गहन है कि नहीं भाई, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो श्रम की आवश्यकता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैविक रासायनिक निवेशकों यूरिया डालेंगे दबा के, और सिंचाई का उपयोग किया जाएगा। भाई सिंचाई का उपयोग तो करना ही करना है कि नहीं है, तो यूरिया डालना है एक दबा के, है ना। घर पे पापा मम्मी को बता देना आप लोग, अगर वो आदिम निर्वाह कृषि कर रहे हैं ना, तो तुम लोग बता देना। क्या बताओगे कि अब से आदिम नहीं बनना है, अब अपन डेवलप हो गए, है ना, विकसित हो गए अपन। तो यूरिया के ले आना खाद 4-5 बोरे लगे डाल देना उसमें। ठीक है, और क्या करना, साथ में सिंचाई का भी साधन देख लेना। ठीक है, इसके अलावा HYV बीजों का अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, वो बीज भी देखो। फिर आता है वाणिज्यिक कृषि, इसमें नहीं आया क्या। फिर आता है दूसरा वाणिज्यिक कृषि। अच्छा, वाणिज्य का मतलब क्या होगा, व्यापार। वाणिज्य का मोस्टली व्यापार मतलब व्यापार से संबंध होता है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा भाई बताओ, वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा। वाणिज्यिक मतलब फसल उगाएंगे किसके लिए, पैसों के लिए। फसल उगाएंगे किसके लिए, पैसों के लिए। अच्छा, जो गहन निर्वाह कृषि थी उसमें भी फसल तो उगा रहे थे पैसे के लिए, बट उतने बड़े इलाके के लिए नहीं ले रहे थे। बस इतना था कि अपना भी हो जाए, थोड़ा सा 2-4 रुपये और आ जाए, बच्चों की फीस के पैसे आ जाए, है ना, ट्यूशन फीस किया जाए, बच्चों को एक अच्छी स्कूल में पढ़ा दें तो उतने पैसे आ जाए, इतना ही था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वाणिज्य कृषि, इसमें अपना कृषि क्या हो गया, अपना पैसा बन गया। कृषि क्या हो गया, अपना पैसा ही बन गया। मतलब अपने को जो मतलब पैसे कमाने हैं ना, तो उसके लिए अपने को एग्रीकल्चर करनी है, तो वाणिज्य कृषि। अब तुम लोग सोचो जरा कि भाई तुम लोगों को अगर कृषि से तुम लोगों को अगर पैसा कमाना होगा तो तुम किस किस की खेती करोगे, है ना। मतलब एक तो इसमें बागान कृषि आ जाएगी। बागान कृषि का मतलब, बागान कृषि में कुछ मतलब बाग लगे, बाग किस किसके लगोगे। एक तो तुम लोग जैसे मान लो फलों के उद्यान लगा लो, है ना, फलों के उद्यान लगा लो तो भी वाणिज्य कृषि में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर तुम केलों के उद्यान लगा लिए, है ना, तो उसमें भी आ जाएगा, है ना। केलों के उद्यान लगा लो या फिर वाणिज्य कृषि लगा लो, तो वो सब इसमें आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसके अलावा और इसमें क्या क्या आ सकता है सोचो जरा। और जैसे मान लो कि तुम लोग गन्ने की खेत लगा लिए, तुम लोग मान लो अगर यूपी बिहार वाले क्षेत्र में हो ना, तो तुम गन्ने की खेत लगा लोगे तो वो आ जाएगा। यानी गन्ना आ गया, बागान कृषि आ गई, और केले का हो गया। ठीक है, इसके अलावा चावल भी बृहद इलाके में उगा सकते हो तो चावल वाला भी आ जाएगा। गेहूँ भी अगर बड़े स्तर में उगा रहे हो तो वो गेहूँ भी आ जाएगा, है ना। इसके अलावा रबड़ हो गया, है ना, वो आ सकता है इसमें। चाय और कॉफ़ी के बागान लग जाएंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना। कपास के लग सकते हैं, मतलब लगभग लग जाएंगे। बट आपकी जो बुक में जो दे रखा है वो 4-5 नाम दे रखा है, तो उनमें से एक तो चाय कॉफ़ी ध्यान रखना, एक गन्ना ध्यान रखना और एक केला ध्यान रखना। ये मोस्टली 4 नाम याद रखने हैं ना, बाकी तो बहुत सारी हैं। इसके अलावा जो वाणिज्य कृषि है, क्या सभी वाणिज्य, जैसे मैं अगर मान लूँ चावल का उत्पादन लूँ, है ना, चावल को अगर मैं वाणिज्य कृषि में लूँ तो यूपी बिहार और पंजाब के लिए तो चावल एक वाणिज्य कृषि में है। लेकिन क्या जिधर उत्पादन, जहाँ पे उत्पादन कम हो, जैसे उड़ीसा वाले बेल्ट में उत्पादन कम होता है चावल का, तो क्या वहाँ पे वाणिज्य कृषि होगी, नहीं, वहाँ पे फिर वो वाणिज्य कृषि में नहीं आएगा। फिर वहाँ पे किस में आ जाएगा, वही निर्वाह कृषि में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा मतलब 100% नहीं है कि जहाँ पे हर एक जगह भी वाणिज्य कृषि हो, है ना, ऐसा नहीं है। इलाका क्या होना चाहिए, बड़ा, और उत्पादन भी क्या होना चाहिए, बड़ा। इतनी शर्त है इसके लिए वाणिज्य कृषि की। अब देखो इसमें लिखा होगा, इस प्रकार की कृषि मुख्यतः आधुनिक। अच्छा, इस कृषि में जाहिर सी बात है खेत भी क्या होगा, बड़ा, श्रम भी क्या चाहिए, ज़्यादा, उत्पादन भी क्या चाहिए, ज़्यादा। अच्छा, उत्पादन ज़्यादा चाहिए अपने को, अपना उद्देश्य है कि अपने को उत्पादन क्या चाहिए, ज़्यादा। इसके लिए श्रम क्या चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि इलाका क्या है, बड़ा। अच्छा, इलाका बड़ा है तो आधुनिक चीज़ों का क्या होगा, ज़्यादा उपयोग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। बैल से तो खेती करने नहीं जाओगे तुम लोग, ट्रैक्टर ही लेके आओगे, ट्रैक्टर भी आधुनिक वाला लेके आओगे, तभी तो काम बनेगा। सही है कि नहीं है। इसके अलावा सिंचाई के जो साधन है वो भी अत्यधिक मात्रा में यूज होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे। बायो फर्टिलाइजर वो भी तुम अत्यधिक मात्रा में यूज करोगे, है ना। और जो उत्पादन के लिए जो जैविक खाद वगैरह या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीज़ें, उन सब का भी तुम अत्यधिक मात्रा में यूज करोगे। जब इलाका बड़ा है तो तुम्हें जो श्रम चाहिएगा वो भी अत्यधिक मात्रा में चाहिएगा, तभी तो तुम 2 पैसे कमाओगे एक्स्ट्रा। सही है कि नहीं है, कमाओगे ना 2 पैसे। ठीक है, तो वो तब होगा जब आधुनिक निवेशकों का क्या करेंगे, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का। अच्छा, कीटनाशक क्यों चाहिए, फसल में जो कीड़े वगैरह लग जाएंगे तो उनको मतलब उड़ाने के लिए या फिर मारने के लिए क्या चाहिए अपने को, कीटनाशक चाहिएगा। छिड़कते हैं ना अपन खेतों में कीटनाशक, नहीं छिड़कते क्या,
दवाई वगैरह छिड़कते हैं ना अपन कीटनाशक, वो इसीलिए कि ताकि अपनी फसल खराब ना हो, है ना। उच्च पैदावार प्राप्त करने वाले बीजों का अपन यूज करेंगे, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाई जो बीज हैं उनका अपन यूज करेंगे, तो क्या अपने को क्या है, प्रोडक्शन मैक्सिमम चाहिए अपने को। इसके अलावा वाणिज्य कृषि के स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, वो अभी मैंने बताया। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल क्या है, एक वाणिज्य कृषि, परंतु उड़ीसा में यह क्या है, जीविका कृषि। उड़ीसा में क्या है, जीविका कृषि। तो तुमको ये 3 बातें याद रखनी है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उच्च पैदावार प्राप्त करने वालों बीजों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग और सिंचाई के आधुनिक उपयोग, ठीक है। फिर इसमें जो दे रखा है वो एक दे रखा है रोपण कृषि। क्या दे रखा है, रोपण कृषि। रोपण कृषि भी मोस्टली किस में आती है, वाणिज्य कृषि में। अब बात करते हैं रोपण, क्या किसको रोपें। तो तुम इतना ध्यान रखना, जिन फसलों के बीज नहीं होंगे उनको अपन रोप के उगाएंगे, ठीक है। जिन फसलों के बीज नहीं होंगे उनके क्या करेंगे, अपन रोप के उगाएंगे। तो वो कौन से हमें जाके रोपण कृषि। अब गन्ने का कोई बीज होता है क्या, नहीं होता ना, तो गन्ने को रोप के उगाएंगे। केले का कोई बीज होता है कि नहीं होता, तो उसको भी अपन रोप के उगाएंगे। तो गन्ना हो गया, केला हो गया, और बताओ ऐसे चाय के बागान, चाय के और कॉफ़ी के झाड़े लगते हैं, झाड़ियाँ होती हैं उनकी, तो चाय और कॉफ़ी आ जाएगी, गन्ना हो जाएगा और वो आएगा केला आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक रबड़ हो गया, तो रबड़ का भी बीज नहीं होता, वो भी उसके भी बागान वैसे लगेंगे रोप के, तो एक रबड़ हो गया। तुम 3-4 नाम याद रखना, बहुत तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हो जाएंगे, सोच के बताना, कमेंट कर दो तो तुम ठीक है, वरना कमेंट करने की तो तुमसे मेहनत नहीं होगी, इतना तो कष्ट मत करना आप लोग, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी तुम्हारे में, ठीक है। तो तुम एक काम करना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, या फिर कहीं और जहाँ मर जाए वहाँ लिख लेना, दिमाग में लिख लेना, सोच लेना, जो मर जाए वो कर लेना, लेकिन सोचना जरूर, ठीक है। अरे सोच लोगे ना, अरे सोच लोगे कि नहीं सोचोगे, सोच लोगे ना, हाँ तो सोच ही लेना, ठीक है। हाँ जितना सोचोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था कि तुम जितना खुद के दिमाग का यूज करोगे ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग का जो है वो विकास होता जाएगा, और जैसे जैसे दिमाग का विकास होगा तो वैसे वैसे तुम्हारी जो नंबर आने की पॉसिबिलिटी है ना, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो दिमाग में जो जंग लगे ना, उसे हथौड़ा मारते रहा करो टाइम टाइम, तभी वो ठीक से काम करेगा, वरना और जंग लग जाएगी, ठीक है। तो रोपण कृषि में क्या होगा, वही रोप के, जहाँ भी जिनके बीज नहीं होगा तो वो होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार की कहते हैं। अच्छा ये बताओ तुम दूसरा, अगर तुम केले के और भाई जो गन्ने के अगर तुम खेत लगाओगे तो छोटे इलाके में लगाओगे कि भाई बड़े इलाके में लगाओगे, छोटे में तो नहीं लगाओगे ना, बड़े इलाके में लगाओगे, मतलब एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तभी तो उत्पादन ज़्यादा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ले भाई 10 हेक्टेयर में जाके लगा, मतलब 5 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर में, इतना तो नहीं है ना। 100-200 बीघा जमीन होगी तभी तो अच्छा उत्पादन आएगा, ठीक है, तभी तुम मेहनत करोगे। तो इलाका बड़ा होगा ना, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अच्छा पूरे में, अच्छा जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मली जब राजस्थान की मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे मान लो इतना सा खेत अपना, ठीक है, कितना सा, इतना सा, बोर्ड जितना नहीं। जैसे मान लो कि 5 बीघा ले लें या 1 बीघा ले गया, 1 बीघा ले लेते हैं, 1 बीघा है। अब अपने को क्या उगाना है इसमें, मान लो कि अपन बाजरे की फसल उगा रहे हैं, तो अपन इसमें थोड़े से में तो बाजरा गिर देंगे, फिर उसमें अपन मोठ भी गिर देंगे, मूंग भी गिर देंगे, है ना। और अपना और कुछ बस चले तो 2-4 वो खीरा काकड़ी के बीज, वो और उनके वो बाजरे के टाइम पे वो क्या कहते हैं, वो आते हैं ना, वो तरबूज आते हैं, नहीं क्या बोलते हैं उसको, काचरा, तो वो भी डाल देते हैं अपन, काचरा डाल देते हैं उसमें, है ना। तो मतलब 3-4 अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम लोगों ने गन्ने का खेत लगाया इतना बड़ा, है ना, ये तुम लोगों ने गन्ना उगाने के लिए लगा दिया। अब तुम ये बताओ इसमें डालोगे क्या, तुम काचरे के बीज डालोगे क्या, अरे डालोगे कि नहीं डालोगे, डालोगे, हाँ बेटे तुम तो डाल दोगे, तुम्हारे को तो और कोई काम नहीं है, काचरा भी उगाओगे, बस वहाँ पे काचरा चाहे उगे ना डूगे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो मूंग मोट डाल के छोड़ोगे उसमें, है ना, कि मास्टर ने कहा था तो मास्टर की बात का विरोध करना अपने को, सही है ना, हाँ नहीं डालोगे, ठीक है। अच्छा तो वही एकल कृषि की जाएगी, और नॉर्मली छोटे इलाके में अपन एक साथ 3-4 भी उगा देते हैं। जैसे कई तो उसके गेहूं के साथ साथ में जौ भी उगा देते हैं, आधे खेत में गेहूं उगा देंगे, आधे में जौ उगा देंगे, है ना। ऐसे एक में तारा मीरा उगा देंगे, थोड़ी सी दूर में वो चना उगा देंगे, सरसों उगा देंगे, है ना। तो बहुत सारी वैरायटी कर देते हैं अपन छोटे से खेत में, क्योंकि अपने को तो चीज़ें चाहिए होने से मतलब है। तो लंबे छोटे क्षेत्र में क्या उगाई जाएगी, एकल फसल उगाई जाएगी। तो तुम इतना ध्यान रखना कि एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, एक ही फसल उगाई। अच्छा रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच में एक अंतर प्रश्न है, जाहिर सी बात है, जैसे कि भाई गन्ने से क्या बनेगी, शुगर बनेगी, चीनी बनेगी, है ना। अगर गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो चीनी मिलेगी, है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूँ, ये जो कपास आती है ना, कपास से कपड़े बनते हैं, तो कपास का उत्पादन जब होगा तभी तो कपड़े बनेंगे, वरना क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और देखो सोचो ज़रा, और क्या क्या चाहिए एग्रीकल्चर से जो अन्य के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या हो, कच्चा माल के उत्पादन में हो, सोचो ज़रा।
फिर रोपण कृषि की व्यापक क्षेत्र में की जाती है, वही अत्यधिक पूंजी। अच्छा, पूंजी जाहिर सी बात है, इलाका बड़ा है तो पूंजी तो ज़्यादा ही चाहिए। इसके अलावा श्रमिक ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? अरे भाई ज़्यादा ही चाहिए। एक एक बम्बू को मतलब एक एक उसको रोप के आना पड़ेगा एक एक पौधे के लिए, तो वही श्रमिकों की क्या चाहिए, अत्यधिक आवश्यकता होगी। इसके अलावा सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के में उपयोग होगा। और तुम गन्ने की खेती कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुम गन्ना खाओगे, हैं घर पे तो नहीं खाओगे सारा का सारा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 खा लोगे, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाओगे। और खाओगे तो फिर शुगर हो गए, मरोगे, है ना। तो मरना नहीं है ना, पैसे कमाने हैं अपने को, तो ज़रूरी है कि अपन उतना ही खाएं, लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है। तो सारा का सारा माल कहाँ पे भेजेंगे? कच्चा माल के उत्पादन में, मतलब गन्ने मिल के। और इसमें एक बात तो याद रखना, ये जो गन्ना है ना, तो इसमें गन्ने में क्या होता है ना, जैसे इसकी कटाई हो जाएगी ना, तो कटते ही है ना गन्ना सूखना हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें जो रस की मात्रा है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जितना ज़्यादा रस होगा ना उतनी ज़्यादा चीनी बनेगी। इसलिए जो जितनी भी चीनी मिले हैं ना वो मोस्टली जो मतलब गन्ने के जो खेत है ना उनके नज़दीकी होती है ना। मोस्टली जितने भी गन्ने के खेत है ना उनके नज़दीकी होते हैं। और जो गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना वो कर्नाटका और यूपी में होता है। जो कर्नाटका का जो गन्ना है ना, सॉरी महाराष्ट्र का, कर्नाटका नहीं, महाराष्ट्र और यूपी में। तो जो महाराष्ट्र का जो गन्ना है ना उसकी थिकनेस मतलब एक तो वो मोटा होता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा मोटा रहेगा तो उसमें जो मतलब जो रस आएगा गन्ने का वो उसमें प्रोडक्शन क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो यूपी वाला है ना वो थोड़ा पतला गन्ना होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पादन के वो तौर पर अगर मैं देखें, मतलब आउटपुट के तौर पे देखेंगे तब तो कर्नाटका वो महाराष्ट्र आएगा। और सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर देखें, मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करें तब वो यूपी आ जाएगा। और क्वालिटी की बात करेंगे तब कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन कहाँ थे, अपन ने यहाँ तक हो गया। तो वही श्रमिक ज़्यादा चाहिए, उत्पादन भी क्या होगा, सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा वो सब। फिर भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि उत्पन्न महत्वपूर्ण कृषि। वही मैंने बताया कि भाई एक तो जिनके बीज नहीं होंगे वो ध्यान रखना, सुन, केला हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गई, रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऐसे 4-5 नाम याद रखना। फिर इसमें वो जगह दे रखी है कि उत्तरी, पश्चिम बंगाल वो करना। अच्छा तुम ये बताओ, जैसे चाय के लिए तो आप लोगों ने दार्जिलिंग का नाम खूब सुना होगा, है ना। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय का। तो दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट में। वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का जो क्षेत्र है ना जिसे अपन चिकन नेक कहते हैं, वो वाला क्षेत्र है ना, वो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो चाय का होगा वो कहाँ पे होगा, दार्जिलिंग में होगा। फिर दार्जिलिंग के जस्ट अगल बगल में देखो, दिखा कोई दिख रहा है क्या, एक तो आ जाएगा असम वाला क्षेत्र आ जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे नीचे चले जाओ तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो 3-4 नाम याद रखना आप लोगों को। इसके अलावा मैं अगर चावल की बात करूँ तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा, तो चावल का एक तो पंजाब में होगा, दूसरा यूपी में होगा, ठीक है। पंजाब वाले अपने यहाँ पे चावल बेचने आते हैं तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है इसलिए बेचने आ रहे हैं। और यूपी वाले सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, तो वो खाते हैं क्योंकि वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए खाते हैं। तो चावल का एक तो यूपी वाला हो गया, ठीक है। और एक कौन सा हो गया, पंजाब वाला हो गया। गेहूँ के लिए यूपी और वो पंजाब और हरियाणा याद रखना, ठीक है। और बचा गन्ना, तो गन्ने के लिए महाराष्ट्र और यूपी याद रखना, ठीक है। अब कौन बच गया, केला, तो केला वाला कर्नाटका में रूस में आ जाएगा, ठीक है, वो वाला। और बची कौन, चाय, तो चाय के लिए एक तो वेस्ट बंगाल, एक असम, उसके अलावा एक तमिलनाडु। अब बचा कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका यूज। अच्छा दूसरा ये भी याद रखना कि जो चाय और कॉफ़ी की जो फसल है ना, हालांकि जब अपन पढ़ेंगे आगे तब अपन और डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना समझना कि चाय और कॉफ़ी की फसल में क्या होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर बारिश से अधिक चाहिए इनको, है ना। वर्षा की मात्रा बहुत अधिक चाहिए, पानी की मात्रा, है ना। दूसरा, पानी ठहरना नहीं चाहिए, बहता हुआ पानी चाहिए। इसके अलावा कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटी रहती हैं वो मोस्टली जो नीचे वाला उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना वहाँ पे होते हैं। 3 क्षेत्र की बात करते हैं अपन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पहला कौन सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है। फिर आता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि कर्क रेखा और ऊपर की ओर जाएंगे तो उसके आर्कटिक सर्किल के, और नीचे की ओर जाएंगे तो मकर रेखा से लेके अंटार्कटिका सर्किल के। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि वो आर्कटिक सर्किल से ऊपर नॉर्थ पोल तक, और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो अंटार्कटिका सर्किल से साउथ पोल की ओर, वहाँ वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। ये अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे इन सब पे, अपने को इन सब के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपन सिर्फ इतना ध्यान रख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है, कि क्या क्या नहीं है। फिर अपन मानसून की क्लास लेंगे। एक तुम लोगों ने सोइल वाला चैप्टर पढ़ ही लिया है, ठीक है। एक मैं तुमको तापमान बता दूंगा। जब तुम लोगों को तापमान पता चल जाएगा, मिट्टी पता चल जाएगी,
और तुम लोगों को पता है कि मिट्टी कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह पे है, तो तुम खुद अंदाज़ा लगा लो एक कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा और कहाँ पे उत्पादन कम होगा। इसके अलावा अगर तुमको ये भी पता चल जाए कि भाई बारिश की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है और मैं तुमको मानसून बता दूंगा कि यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो तुम वैसे भी अंदाज़ा लगा लोगे। तो इन सबको रटने की ज़रूरत है नहीं, अपन पूरा इनको समझ लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अपने को मोस्टली बुक में डायरेक्ट तो सीधा तो पूछेगा नहीं कि भाई ये बताओ तुम ये कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, अपने को एग्जाम्पल देने होंगे। तो एग्जाम्पल देने के लिए मैं तुमको लोगों को बता ही दूंगा कि एग्जाम्पल तुम लोगों को कहाँ देना है। ठीक है, अरे सही है ना, तेरे को क्या हो गया? अच्छा इसमें इतना ही था क्या? अच्छा इतना ही था इसमें ना, मतलब बाकी आगे और डिटेल से नहीं दे रखा। ठीक है, फिर आता है शस्य प्रारूप। शस्य का मतलब हो गया ऋतु, है ना, ऋतु के आधार पर फसल। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? अरे भाई बताओ ऋतु कितने होते हैं? 3। हाँ तुम मेरे को भी पता था 3 बताओगे, बोलोगे सर्दी गर्मी और एक वो बीच वाली, है ना, 3 हो गई। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों ने अगर बुक में देखा हो तो तुम बोलोगे खरीफ हो गई, रबी हो गई और जायद हो गई, ये दिमाग लगा लोगे। ऋतु होती हैं 6। ऋतु कितनी होती हैं? 6। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और 2 और बच गई, और शिशिर ऋतु और एक हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और एक और बच गई, बताओ, शीत ओ शिशिर ऋतु। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे ऋतु। अच्छा ऋतु अलग होती है ना, एक तो होती है ऋतु, है ना, दूसरा होता है मौसम और एक होता है जलवायु। तो ये तीनों अलग अलग नाम है, एक नहीं है, इनको एक मत कर देना। जब अपन बोलते हैं गर्मी सर्दी, है ना, वर्षा, तो ये भाई मौसम की बात करते हैं ये, है ना, गर्मी हो गई सर्दी हो गई मौसम। ग्रीष्म ऋतु अलग है, शीत ऋतु। अच्छा इसके वैसे इसका ऋतु में मतलब जब अपन सर्दी की बात करते हैं ना, तो जो सर्दी का पूरा इलाका जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल से लेके मतलब मिनिमम तक जाएगा फिर वापस बढ़ेगा, वो पूरा आता है। परंतु जब अपन ऋतुओं में वो जब शरद ऋतु की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो टेम्परेचर वाला इलाका है ना वो आएगा उसमें, है ना। तो शरद ऋतु, शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, है ना, इसके अलावा वो ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, है ना, वसंत ऋतु। वसंत में तो हिंदी साहित्य वालों ने खूब लिख रखा है, दबा दबा के लिखा है, एक भी कभी ऐसा नहीं है जिसने वसंत पे ना लिखा हो। ठीक है, तो शस्य प्रारूप ऋतु। तो अपने यहाँ पे वही फसलों के आधार पे अपन मोस्टली तीन तरह की फसलों की वो उसकी ऋतुओं की बात करते हैं। एक तो अपन बात करते हैं रब्बी की, ठीक है, रब्बी की। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी? खरीफ की, खरीफ की। और तीसरा अपन किसकी बात करेंगे? जायद की। किसकी करेंगे? अब अपने को ये याद रखना है कि रब्बी में तो कौन आएगा, खरीफ में कौन आएगा, जायद में कौन आएगा, है ना। इसके अलावा तुम टेम्परेचर याद रखो तो और भी बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर याद रखो तो। एक इनका महीना याद रखना है कि भाई रब्बी कौन से महीने में होगी, खरीफ कौन से महीने में होगी, जायद कौन से। अच्छा रब्बी की बात करूँ तो इसमें 2 नामों से याद रखना, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हो जाएगा। खरीफ में अगर मैं बात करूँ तो बाजरा जाएगा, और जायद में तो है ही तरबूज खरबूज। जायद में क्या जाएगा? एक तो आ जाएगा तरबूज, फिर आ जाएगा खरबूज, मतलब